गाइस, आ चुका हूं एक न्यू वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस की तरह पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेंग हाओ एक नए वर्ल्ड में एंटर करने वाला है। जैसा कि पिछले एपिसोड भी हमने देखा, पूरा वेस्टर्न डेजर्ट एक खतरनाक अपोकलिप्स का शिकार हो चुका था। बैंगनी बारिश ने हर ट्राइब को अपनी जमीन छोड़कर माइग्रेशन करने पर मजबूर कर दिया। क्रो डिविनिटी ट्राइब की हालत सबसे बुरी थी, क्योंकि उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी और बचने की उम्मीद भी टूट रही थी। ग्रेट फादर ने मेंग हाओ को ट्राइब छोड़कर बचने के लिए कहा, लेकिन मेंग हाओ ने इन लोगों का साथ ना छोड़ने का फैसला किया। तभी अचानक ब्लैक लैंड्स की हेवनली कोर्ट अलायंस की एक आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंजी और उन्होंने ऐलान किया कि सिर्फ वही ट्राइब्स बच पाएंगी जो एक लेजेंडरी डीमन स्पिरिट हासिल करके ब्लैक लैंड्स तक पहुंचेंगी। और यहीं से शुरू हुआ सर्वाइवल और खून खराबे का असली खेल। तो आप इसके आगे क्या होगा, ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। यही तो उम्मीद है, मेंग हाओ ने अपने मन में सोचा। उसकी आंखें एक नई चमक के साथ जल उठी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ब्लैक लैंड्स की ये हेवनली कोर्ट अलायंस इन डीमन स्पिरिट्स का क्या करेगी। उसे बस इतना पता था कि ब्लैक लैंड्स में कदम रखने के लिए ये डीमन स्पिरिट्स ही एकमात्र रास्ता है। जो भी इसे हासिल कर लेगा, उसके पास इस महाप्रलय से बचने का एक मौका होगा। मेंग हाओ समझ गया था कि जल्द ही पूरे वेस्टर्न डेजर्ट में इन डीमन स्पिरिट्स के लिए भयानक खून खराबा और जंग शुरू होने वाली है। मेंग हाओ अपनी जगह से उठा और पीछे मुड़कर क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर की तरफ देखा। ग्रेट फादर की आंखों में भी मेंग हाओ को देखकर एक ऐसी उम्मीद दिखाई दी जो पहले कभी नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर ग्रेट फादर चलते हुए मेंग हाओ के पास पहाड़ की चोटी पर आ खड़े हुए। ग्रेट फादर ने हाफते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि ये डीमन स्पिरिट्स इस विशाल रेगिस्तान में कहां प्रकट होंगे, और ना ही मैंने पहले कभी डीमन स्पिरिट जैसा कोई नाम सुना है। लेकिन अगर इस हेवनली कोर्ट अलायंस की बातें सच हैं, तो एक ऐसी जगह है जहां इनके मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। मेंग हाओ ने अपना सर हिलाया। उसकी आंखें सोच में डूबी थीं। ग्रेट फादर ने आगे बोला, वो जगह है रेल्म ऑफ द ब्रिज रूइंस। लेकिन बोलते बोलते ग्रेट फादर थोड़ा रुक गए। वो समझ रहे थे कि मेंग हाओ क्या सोच रहा है। उन्हें यह भी डर था कि अगर उन्होंने ये अंदाजा लगाया है तो रेगिस्तान की बाकी ट्राइब्स भी यही सोचेंगी। इसका मतलब था कि इस बार रेल्म ऑफ द ब्रिज रूइंस में खतरा सिर्फ उस दुनिया की ताकतों से नहीं, बल्कि वहां आने वाले दुश्मन कल्टिवेटर्स से भी होगा। मेंग हाओ ने उस बूढ़े की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मैंने अपना फैसला कर लिया है। अगर मैं डीमन स्पिरिट हासिल नहीं कर पाया तो मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और मरने के बाद तुम्हारे मकबरों पर तुम्हारा नाम खुद अपने हाथों से लिखूंगा। लेकिन अगर मुझे डीमन स्पिरिट मिल गया तो मैं मेंग हाओ इस माइग्रेशन में तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। सफर चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर ग्रेट फादर की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उन्होंने अपने कपड़े संभाले और अपनी नेसन स्टेज की ताकत और अपनी उम्र का लिहाज किए बिना मेंग हाओ के सामने घुटने टेक दिए और अपना सर झुकाकर प्रणाम किया। ग्रेट फादर ने बोला, आने वाली हर पीढ़ी हमारी इस क्रो डिविनिटी ट्राइब की तरफ से आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी सेक्रेड एंशिएंट। हम हर पीढ़ी में आपकी मूर्ति की पूजा करेंगे। अगर मेरी ये बातें झूठ निकली तो हमारी ट्राइब आग में जलकर राख हो जाए। ट्राइब के बाकी नेसेंट सोल और कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स ने भी ये बातें सुनी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि ट्राइब का हर एक सदस्य ये सब देख रहा था। मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके सब ने मेंग हाओ के सामने घुटने टेक दिए और कोटाव करने लगे। पूरा कबीला उसके सामने झुक गया था। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि उनके दिल में जो शुक्रगुजारी थी उसे बयान करने के लिए शब्द कम थे। उनकी आंखों से गिरते हुए आंसू और उनका ये झुका हुआ सर बता रहा था कि वो मेंग हाओ के कितने आभारी हैं। मेंग हाओ ने उन सबको देखा। तभी आसमान में बिजली कड़की और बैंगनी बारिश की बौछार और तेज हो गई। मेंग हाओ ने बोला, एक कल्टीवेटर जो असली चीज कमाता है वो है खुद पर भरोसा और अपनी पहचान। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत दूध का धुला या कोई महान पुरुष हूँ, लेकिन मैं हमेशा मुझ पर किए गए एहसान का बदला जरूर चुकाता हूँ। ये कहकर मेंग हाओ ने भी उन सबके सामने अपना सिर झुकाया और सम्मान प्रकट किया। वक्त गुजरता गया और 3 महीने बीत गए। नीचे मैदानों में बैंगनी पानी की धाराएं अब बड़ी नदियों का रूप ले चुकी थीं। पहाड़ की चोटी से देखने पर ऐसी 7-8 बड़ी नदियां साफ दिखाई देती थीं। वो पानी किसी मौत के नाचते हुए साई की तरह लग रहा था, जिसमें कोई जान नहीं थी। चारों तरफ से मौत की बू आ रही थी और स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। दुनिया उजड़ने लगी थी। अगले 3 महीनों में 2000 लोगों में से 100 लोग इतने कमजोर हो गए कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनकी सांसें थमने की कगार पर थी। इसी बीच वू चैन और वू लिंग कबीले में काफी ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे, क्योंकि वो मेंग हाओ के करीब थे। उन्हें नया सूरज माना जाने लगा और 2 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स ने उन्हें अपना शागिर्द बना लिया।
मेंगहाओ ने जब वूलिंग के गले के हार के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वो हार क्रो डिविनिटी ट्राइब की शक्ति के गोल्डन टाइम में रेल्म ऑफ द ब्रिज रूइन से ही लाया गया था। ये जानकर वो जगह मेंगहाओ की नज़रों में और भी रहस्यमयी हो गई। उसे ये भी पता चला कि वहाँ से वापस आने पर लोगों को रास्ते की बातें याद नहीं रहती थीं, जैसे किसी ने उनकी याददाश्त मिटा दी हो। मेंगहाओ की आंखें चमकीं और उसने सोचा कि अगर वहाँ की मिट्टी में 5 एलिमेंट्स का अर्थ एलिमेंट मिल गया तो उसका अर्थ टाइप टोटम का काम भी बन जाएगा। उसने सोचा कि ये रूइंस कितनी अजीब हैं, जहाँ रेजरेक्शन लिली के बीज और ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग जैसी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। इसी वक्त वो अजीब पैरेट वापस आया और कुछ दिन रुकने के बाद फिर से बाहर निकल गया। वो बारिश से बिल्कुल नहीं डरता था और अपनी ही मस्ती में मगन था। कुछ दिनों बाद एक दोपहर को आसमान में एक भयानक गरज सुनाई दी। चांदी जैसी चमकती बिजली ने पूरे आसमान को चीर दिया और वो बैंगनी बारिश जो महीनों से बरस रही थी अचानक रुक गई। सब दंग रह गए। मेंगहाओ ने ऊपर देखा और उसका शरीर कांपने लगा। आसमान में एक विशाल ब्रिज दिखाई दे रहा था। वो इतना बड़ा था कि उसका शुरुआत और अंत नजर नहीं आ रहा था। उसमें से इतनी रोशनी निकल रही थी कि उसने बारिश के बादलों को भी हटा दिया था। पूरे वेस्टर्न डेजर्ट में उस दिन बारिश नहीं हुई। ब्रिज के अंदर हजारों बिजलियां कड़क रही थीं, जो किसी दरार की तरह लग रही थी। मेंगहाओ ने उस विशाल ढांचे को देखा और अपने मन में सोचा, ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग। वो ब्रिज हालांकि असली नहीं लग रहा था, पर फिर भी इतना सच्चा था कि उस पर बनी पुरानी सिंबल साफ दिख रही थीं। उसमें से एक ऐसी ताकत निकल रही थी जो किसी नेसेंट सोल कल्टिवेटर को राख कर सकती थी। मेंगहाओ को एहसास हुआ कि इस ब्रिज से निकलने वाली एनर्जी बाहर की स्पिरिचुअल एनर्जी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सबसे हैरत की बात यह थी कि वो खुद इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। ब्रिज की रोशनी ने आसमान के पर्दे को हटा दिया और ऊपर सितारों से भरा आसमान दिखने लगा। मेंगहाओ हाँफते हुए सोचा, शायद यही असली दुनिया है जो साउथ हेवन के बाहर है। तभी उस ब्रिज पर एक धुंधली सी तस्वीर दिखी। एक औरत जो लंबी रोब पहने थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, पर वो रोशनी से नहा रही थी। उसने नीचे की धरती पर देखा और अपने हाथ से एक अजीब सा पत्थर नीचे फेंका, जो हवा में तैरने लगा। ग्रेट फादर ने तुरंत मेंगहाओ से बोला, ब्रिज पर कदम रखने के लिए उस इमॉर्टैलिटी ब्रिज स्टोन को हासिल करो। वही तुम्हारा रास्ता है और वही वापस आने की चाबी भी है। मेंगहाओ ने अपनी वाइन यानी बेल निकाली और उसे पहाड़ के चारों तरफ लपेट लिया, ताकि उसके जाने के बाद ट्राइब दुश्मनों से सुरक्षित रहे। उसे ये भी पता चला कि नियो डीमंस वहां नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रिज की शक्ति उन्हें रोक देती थी। इसलिए उसने अपनी नियो डीमन सेना को वहीं छोड़ दिया और खुद एक रोशनी की किरण बनकर ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग की तरफ उड़ा। पूरे वेस्टर्न डेजर्ट से बाकी ट्राइब्स के लोग भी ऊपर उड़ रहे थे। 5 पॉइजन्स ट्राइब की तरफ से जियाओ योलान ऊपर जा रही थी, जिसका कटा हुआ हाथ अब वापस आ चुका था। वो सफ़ेद कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर ट्राइब को अपना अलग ब्रिज दिखाई दे रहा था, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। सबका निशाना सिर्फ वो औरत और उसके सामने तैरता हुआ इमॉर्टैलिटी ब्रिज स्टोन था। मेंगहाओ तेजी से उस औरत के सामने पहुंचा और उसने उस पत्थर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, एक भयानक सरसराहट महसूस हुई और उसका शरीर एक बिजली की रफ्तार से आगे की तरफ खिंच गया। मेंगहाओ अकेले नहीं थे जो इस अजीब और खौफनाक सिचुएशन से गुजर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही बाकी सारे क्वालिफाइड ट्राइब्स के लोगों के साथ भी हो रहा था। उन सब के सामने जो औरत खड़ी थी, उसे देखकर लगता नहीं था कि वो कोई कल्टिवेटर है, बल्कि वो एक बेजान पपेट यानी कठपुतली जैसी लग रही थी। और वो ब्रिज यानी जो पुल था, वो अब एक उड़ते हुए तेजी से चलने वाले फ्लाइंग शटल में बदल चुका था, जो उन सबको बहुत तेजी से किसी अनजान जगह की तरफ लेकर उड़ रहा था। उस औरत के अंदर से लाइफ फोर्स यानी जीवन की कोई भी निशानी महसूस नहीं की जा सकती थी। अगर कोई उसके हिलने डुलने के तरीके को ध्यान से देखता तो उसकी बॉडी बहुत स्टिफ यानी जकड़ी हुई और बेजान लगती थी। मेंगहाओ के अंदाजे के मुताबिक वो कोई असली इंसान नहीं थी, बल्कि एक पपेट थी, जो ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी ट्रेडिंग का एक और रहस्यमय हिस्सा था। हवा को चीरते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते वक्त मेंगहाओ ने देखा कि उनके आसपास 20 से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लोग दूसरे क्वालिफाइड ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निर्देशित लोग थे, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उनके चेहरे और फीचर्स बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। दुनिया उनकी आंखों के सामने से फ्लैश की तरह गुजर रही थी, क्योंकि वो लोग बादलों और हवा के बीच से बहुत तेज़ी से निकल रहे थे। उनके आगे बढ़ने की स्पीड सच में होश उड़ा देने वाली थी। जल्द ही मेंगहाओ के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उनका सर चकराने लगा जब उन्होंने नीचे जमीन की तरफ देखा। नीचे की जमीन इतनी तेजी से छोटी हो रही थी कि क्रो डिविनिटी क्याइब्स अब सिर्फ एक छोटे से डॉट यानी बिंदु जैसी दिख रही थी।
देखते ही देखते उन्हें अब पूरे वेस्टर्न डेजर्ट का लगभग आधा हिस्सा साफ दिखाई देने लगा था। इतनी बेहिसाब और अनजान स्पीड ने मंग हाओ के अंदर एक गहरे खतरे का डर पैदा कर दिया। उन्हें यह साफ महसूस हो रहा था कि अगर उन्होंने इमॉर्टलिटी ब्रिजस्टोन पर अपनी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली की तो उनका जिस्म हवा के दबाव से चूरे चूरे हो जाएगा, उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। अभी ये ख्याल उनके दिमाग में आया ही था कि उन्होंने देखा पास ही एक बंदे का संपर्क उसके इमॉर्टलिटी ब्रिजस्टोन से टूट गया और अगले ही पल वहां खून का एक फव्वारा छोटा। उस शख्स को चीखने तक का मौका नहीं मिला, एक ही झटके में उसकी मौत हो गई। इस खौफनाक मंजर ने मंग हाओ के दिल और दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने अपनी आंखें चमकाते हुए अपने इमॉर्टलिटी ब्रिजस्टोन को और भी मजबूती से पकड़ लिया। आसपास का टेम्परेचर यानी तापमान बहुत तेजी से गिर रहा था। वो ठंड हड्डियों को चीरने वाली थी। अगर ये लोग कल्टीवेटर्स नहीं होते तो इस वक्त अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पाते। अब तक सिर्फ मंग हाओ ही नीचे का नज़ारा नहीं देख रहे थे, बल्कि हर कोई नीचे की ज़मीन को फटी आंखों से घूर रहा था। अब मंग हाओ को पूरा वेस्टर्न डेजर्ट, ब्लैक लैंड्स और यहाँ तक कि साउदर्न डोमेन भी साफ दिख रहा था। उनकी नज़र मिल्की वे सी पर भी पड़ी। मिल्की वे सी पर बहुत सारे आइलैंड्स यानी द्वीप थे, लेकिन मंग हाओ की नज़र अचानक एक खास आइलैंड पर जाकर टिक गई। वो आइलैंड इस वक्त सिर्फ एक छोटे से डॉट जैसा दिख रहा था, पर मंग हाओ को पूरे यकीन के साथ ये समझ आ गया कि ये आइलैंड कोई और नहीं बल्कि वही सबसे अनरिलायबल और अजीब पेट्रियार्क रिलायंस ही था। उन्होंने अपनी नज़र दोबारा घुमाई और साउदर्न डोमेन के वायलेट फेट सेक्ट वाले इलाके पर टिकाई। हालांकि वो वायलेट फेट सेक्ट को बिल्कुल क्लियर नहीं देख पा रहे थे, पर उनकी आंखें उसी मखसूस जगह पर रुकी हुई थी। साउदर्न डोमेन अब और छोटा होता जा रहा था। मंग हाओ ने अब देखा कि साउदर्न डोमेन और वेस्टर्न डेजर्ट के अलावा वहां एक और महाद्वीप मौजूद था। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी, उनका दिल कांप उठा। उनके दिमाग में अचानक इतने सारे अनजान और गहरे ख्याल आने लगे कि वो एक पल के लिए अपने इमॉर्टलिटी ब्रिजस्टोन पर पकड़ मजबूत रखना ही भूल गए। वो बस खोई हुई आंखों से उसे देखते रहे। वो देख रहे थे ईस्टर्न लैंड्स को। मंग हाओ ने दिलेराना अंदाज में अपने अंदर ही अंदर बोला, तो आखिरकार मैं ईस्टर्न लैंड्स को देख पा रहा हूँ। ये उनका बचपन का सपना था और वही सपना तब भी था जब वो इंपीरियल एग्जाम्स दे रहे थे। सच तो ये है कि वो आज भी उनका सबसे बड़ा सपना है। ईस्टर्न लैंड्स यानी ग्रेट टैंग। उन्हें अपने वो माता पिता याद आए जो उस दिन अचानक गायब हो गए थे, और उन्हें वो बैंगनी हवा भी याद आई। उन्हें वो सारी कहानियां याद आने लगी जो उनकी माँ ने उन्हें ईस्टर्न लैंड्स के बारे में सुनाई थी, और ग्रेट टैंग के वो सारे किस्से और लेजेंड्स याद आए। मंग हाओ ने बहुत ही इमोशनल होकर दिमाग में बोला, डैड मॉम, क्या आप दोनों वही हैं? वो देख रहे थे कि कैसे ईस्टर्न लैंड्स छोटा होते होते अब सिर्फ एक छोटे से आड़े टेढ़े कमान जैसा दिख रहा था। और ठीक उसी समय उनकी बॉडी के अंदर एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई और उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी अदृश्य दीवार से बहुत ज़ोर से टकरा गए हैं। इस टक्कर का झटका इतना ज़ोरदार था कि उनका मुंह खून से भर गया, लेकिन उन्होंने उस खून को बाहर फेंकने के बजाय वापस अंदर ही निगल लिया। उनकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और आसपास की हर चीज धुंधली हो गई। इस हालत में स्पिरिचुअल सेंस को बाहर भेजना भी बिल्कुल नामुमकिन था। हर एक चीज को बहुत बुरी तरह दबा दिया गया था। वो इस वक्त सिर्फ एक ही काम कर सकते थे, और वो था अपने इमॉर्टलिटी ब्रिजस्टोन को पूरी ताकत से पकड़े रखना, ताकि उनकी पकड़ थोड़ी भी ढीली ना हो। ये धुंधलापन और अजीब सा सिलसिला एक लंबे और अनजान वक्त तक चलता रहा। आखिर में एक गर्जन जैसी आवाज गूंजी और मंग हाओ ने खून की एक उल्टी की। धीरे धीरे वो धुंधलापन हटने लगा। जब मंग हाओ की आंखों के सामने सब कुछ नॉर्मल हुआ तो वो बस होश खोकर खुले मुंह से देखते रह गए। जो खून उन्होंने अभी उल्टी किया था वो उनके सामने हवा में तैर रहा था और उन्हीं की स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। आसपास हर तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो अनगिनत चमकते सितारों से भरा हुआ था। उन सितारों की रोशनी उस गहरे अंधेरे में इतनी शानदार लग रही थी कि मंग हाओ बहुत दूर की चीज को भी देख पा रहे थे। उन्होंने देखा एक ब्रिज, एक टूटा फूटा तबाह हुआ पुल। वो आकार में इतना बड़ा था कि उसकी कोई हद नहीं थी, और उसके अंदर से एक बहुत ही पुरानी और प्राचीन इच्छा शक्ति का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सदियों का वक्त समाया हुआ हो। वो पुल पत्थर का बना था और वो उस अंधेरे और सितारों के बीच इतनी दूर तक फैला था कि जहां तक नजर जाए उसका आखिरी सिरा दिख ही नहीं रहा था। वो ब्रिज पूरा नहीं था, बल्कि बहुत पहले ही अनगिनत बदशक्ल पत्थरों और मलबे में बदल चुका था। लेकिन वो मलबे के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने उस पुराने पुल के आकार को वैसे ही बनाए रखा था, जिसे दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो एक पूरा सबूत पुल हो। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता तो उन टुकड़ों के बीच के खाली गैप्स यानी फासले साफ दिखाई देने लगते थे। वो गैप्स देखने में छोटे लगते थे, पर पास जाने पर पता चलता कि वो सच में बहुत ज़्यादा बड़े और चौड़े थे।
अनगिनत धूल के कण उन टुकड़ों के बीच के खाली रास्तों में तैर रहे थे। वो बहुत तेजी से चमक रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरा ब्रिज भी रोशनी से जगमगाता हुआ दिख रहा था। मेंग हाओ ने हैरत से अपने अंदर ही अंदर बोला, द ब्रिज ऑफ इममॉर्टैलिटी ट्रेडिंग। अभी वो उस ब्रिज के पास पहुंच ही रहे थे कि अचानक उनकी आंखों के सामने एक खौफनाक और शॉक कर देने वाला मंजर आया। 8 काले और धुंधले साए अचानक सामने प्रकट हुए, जिन्होंने उस पपेट जैसी दिखने वाली औरत को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही वो सामने आए, उनके कल्टीवेशन बेसिस से ऐसी खतरनाक और बेहिसाब ताकत की तरंगें निकलने लगी जिसे मेंग हाओ अपनी सोच में भी नहीं ला सकते थे। उन्हें बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जैसा उस साल आसमान से गिरे उस इममॉर्टल को देखकर हुआ था। ये 8 साए कोई आम लोग नहीं, बल्कि इममॉर्टल्स थे। जैसे ही वो 8 इममॉर्टल्स उस औरत को घेर कर खड़े हुए, उन सब ने एक साथ हमला बोल दिया। उनके हमले से आसपास की हर एक चीज कांप उठी और एक ऐसी अंधी कर देने वाली रोशनी पैदा हुई जिसमें पूरी तरह से मौत और तबाही का एहसास भरा हुआ था। मेंग हाओ ने पहले सोचा था कि वो स्टिफ यानी बेजान औरत जो कोई कल्टीवेटर नहीं लगती थी, वो शायद हिलेगी भी नहीं, लेकिन ठीक उसी समय उसकी बॉडी से अनगिनत ताकत की तरंगें निकलीं जो फैलकर उन 8 इममॉर्टल्स की डिवाइन एबिलिटीज यानी जादुई हमलों से जाकर टकराईं। जैसे ही एक बहुत बड़ा धमाका गूंजा, मेंग हाओ और बाकी सारे कल्टीवेटर्स जो हाथ में स्टोन पकड़े हुए थे, उन सब के मुंह से खून निकल आया। हालांकि वो एक दूसरे को साफ नहीं देख पा रहे थे, पर हर कोई एक दूसरे के झटके और चोट को साफ महसूस कर पा रहा था। मेंग हाओ ने हैरानी से दिमाग में सोचा, क्या ये कोई पपेट नहीं है? उनका दिल इस झटके से कांप उठा। उसी धमाके के साथ ही वहां एक बहुत ही खतरनाक आंधी चली जिसमें सब कुछ बहने लगा। मेंग हाओ की बॉडी अब संभल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो इममॉर्टैलिटी ब्रिजस्टोन को और ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाएंगे। उस इलाके की रोशनी झिलमिलाने लगी और लगभग आधी अंधेरी हो गई। मेंग हाओ ने गुस्से से पागल होकर दिमाग में बोला, डैम इट, डैम इट। लेकिन वो इस वक्त इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, बस अंदर ही अंदर गुस्सा निकालना और इममॉर्टैलिटी ब्रिजस्टोन को पूरी जान लगाकर पकड़े रखना। उस जोरदार धमाके ने उन 8 इममॉर्टल्स को पीछे गिरने पर मजबूर कर दिया। एक पल के अंदर ही वो औरत मेंग हाओ और बाकी सबको लेकर आगे बढ़ गई और एक प्रिज्मेटिक लाइट यानी रंग बिरंगी रोशनी की किरण बनाकर बहुत तेजी से दूर निकल गई। लेकिन उन 8 लोगों को वापस आने में एक पल का भी वक्त नहीं लगा। इस बार उनकी बॉडीज के चारों तरफ बहुत ही तेज रोशनी चमक रही थी। वो 8 सूरज जैसे दिख रहे थे जो उस औरत की तरफ लपके। उस औरत का चेहरा अचानक बदला, उसका जिस्म वहां से गायब हो गया और फिर थोड़ा दूर जाकर प्रकट हुआ, जहां से वो फिर से बहुत तेजी से भागने लगी। उन 8 में से एक शख्स ने बहुत ही ठंडी और सपाट आवाज में बोला, इममॉर्टल डीमन सेक्ट की डेमोनेस ज़िक्शियांग, तुम हमारे यंग मास्टर को धोखा देकर उनका वो कीमती खजाना चुराने में कामयाब हो गई थी। हम पूरे एक 60th ईयर साइकिल यानी 60 सालों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और तुम यहाँ छुपी हुई थी, इस ब्रिज ऑफ इममॉर्टल ट्रेडिंग की एक पपेट बनने का नाटक कर रही थी। तुम्हारी इस छोटी सी चाल ने हमें पहले धोखा दे दिया था, पर अब देखते हैं कि तुम इस बार हमारे चंगुल से कैसे निकलती हो। ये कहने के बाद उन 8 इममॉर्टल्स ने मेंग हाओ और बाकी सबको पूरी तरह इग्नोर कर दिया, उन पर ध्यान ही नहीं दिया और बस उस औरत के पीछे तेजी से निकल गए। मेंग हाओ ने उन्हें दूर जाते हुए देखा। उनका दिमाग और दिल इस सच्चाई से घूम गया था। उन्होंने दिमाग में सोचा, वो एक कल्टीवेटर है जो पकड़े जाने के डर से पपेट बनने का नाटक कर रही थी। इममॉर्टल डीमन सेक्ट, ये कौन सा सेक्ट है? लेकिन उनके हाथ में मौजूद इममॉर्टलिटी ब्रिजस्टोन रुका नहीं था। वो अब भी उन कल्टीवेटर्स को लेकर ब्रिज ऑफ इममॉर्टल ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा था। वो उस पुल के और पास एक ऐसी स्पीड से जा रहे थे जिसे समझना मेंग हाओ के बस के बाहर था। ठीक उसी पल अचानक दूर से एक गुस्से से भरी गर्जना सुनाई दी। उनके पीछे 8 रंग बिरंगी रोशनी की किरणें उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ ही देर में उन्हें पकड़ लेती। मेंग हाओ ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने दिमाग में बोला, आखिर ये कौन सी डिवाइन एबिलिटी है? सितारों के बीच उड़ते हुए जो ये स्पीड पा रहे हैं वो तो। उन्होंने देखा कि वो 8 लोग एक ही कदम में एक बहुत बड़ा फासला तय कर लेते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कदमों के नीचे की जगह श्रंक यानी सिकुड़ती जा रही हो। मेंग हाओ ने हैरानी से धीरे से बोला, श्रंक, श्रंक। उन्हें अचानक वो वक्त याद आया जब उन्होंने प्लैनेट साउथ हेवन छोड़ा था और कैसे जमीन सिकुड़ती हुई लग रही थी। अगर उनकी बॉडी के असली आकार को न देखा जाए तो ऐसा लगता था जैसे एक सिंगल स्टेप यानी एक ही कदम से वो एक बहुत बड़ा फासला पार कर सकते हैं। अभी वो 8 लोग उनका पीछा कर ही रहे थे कि मेंग हाओ को अचानक अपनी बॉडी के अंदर एक झटका महसूस हुआ। एक बहुत बड़ी और अदृश्य ताकत उस इममॉर्टलिटी ब्रिजस्टोन से निकली और उसने मेंग हाओ को अंदर की तरफ खींचा, जिससे एक गर्जना की आवाज गूंजी।
बाकी सबके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। प्लैनेट साउथ हेवन के वेस्टर्न डेजर्ट के वो सारे कल्टिवेटर्स अचानक वहां से गायब हो गए, क्योंकि वो असली ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग के अंदर एंटर हो चुके थे। रही बात उन 8 इमॉर्टल्स की, जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें वहां खाली स्पेस के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने उस मलबे के आसपास देखा, पर उनकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनमें से एक ने गुस्से और मायूसी से बोला, तो वो फिर भाग निकली। इस डेमोनेस की चालाकी की कोई हद नहीं है, लेकिन इस बार उसने अपनी फिजिकल बॉडी यानी अपना जिस्म छोड़ दिया है और एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपनी सोल यानी आत्मा को साउथ हेवन के उन कीड़े मकोड़ों में से किसी एक की बॉडी के अंदर फ्यूज करने की। दूसरे ने गुस्से से भरी आवाज में बोला, ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग को एंसेस्टर जी ने बहुत पहले ही तबाह कर दिया था, लेकिन एक बहुत ही महान ताकत इसकी हिफाजत करती है और हर 1000 साल में इसे फिर से जोड़ देती है। ये स्टारी स्काई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता और जी इमॉर्टल्स इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उसे कभी न कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा। जब वो आएगी, हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। उन 8 इमॉर्टल्स ने आखिरी बार ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग की तरफ देखा, फिर घूमकर वहां से अचानक गायब हो गए। मैंग हाओ की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था, लेकिन जैसे ही सब कुछ दोबारा साफ हुआ, उसने तुरंत अपने आसपास के माहौल पर नजर रखी और अपने स्पिरिचुअल सेंस को चारों तरफ फैला ताकि किसी भी खतरे का पता लगाया जा सके। उसने थोड़ी देर हिचकिचाते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए इमॉर्टैलिटी ब्रिज स्टोन को देखा और सोचा, क्या ये सच में रियल्म ऑफ द ब्रिज रूइंस है? ये वही चीज़ थी जो उसे इस अनजान जगह पर लेकर आई थी। उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। आसमान में अजीब व गरीब रंग बिखरे हुए थे, जो कभी पूरे लाल हो जाते तो कभी बिल्कुल ताले सियाह पड़ जाते। ऊपर आसमान में बिजलियां तड़प रही थीं, जिनसे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में दरारें पड़ गई हों। ज़मीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वहाँ हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं, जो न जाने कितने सालों से वहाँ ऐसी ही थीं। वक्त के गुजरने का असर हर एक चीज़ पर साफ दिख रहा था। वो इस वक्त जहाँ खड़ा था, वो शायद किसी ज़माने में एक बड़ा और शानदार शहर हुआ करता था। हवा में मौत की ऐसी बू और ऐसी अजीब एनर्जी फैली हुई थी, जिसे देखकर लगता था कि ये दुनिया एक पिंजरे की तरह है। एक ऐसी जगह जहां अगर कोई ज़्यादा देर तक फंसा रह गया तो वो इस मौत के माहौल की तरह यहीं हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मैंग हाओ ने थोड़ा गुस्से और चिंता में अपनी भवें सिकोड़ी और उस इमॉर्टैलिटी ब्रिज स्टोन को अंदर रख दिया। उसने अपने आसपास देखा और उन सब बातों को याद करने लगा जो उससे यहाँ आने से पहले हुई थीं। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखों में एक चमक आई जब उसे वो सीन याद आया जब वो 8 इमॉर्टल्स वहां से चले गए थे, लेकिन फिर अचानक वापस लौट आए थे। अपने आप से थोड़ी देर बड़बड़ाने के बाद मैंग हाओ बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने लगा। इस जगह की वजह से उसकी स्पिरिचुअल सेंस बहुत कमज़ोर हो गई थी। किसी भी तरफ दूर तक देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। असल में अब वो सिर्फ 1500 मीटर की दूरी तक ही महसूस कर पा रहा था। आसमान में चमकती हुई खौफनाक बिजलियों को देखकर मैंग हाओ ने ऊपर उड़ने का ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने के दौरान मैंग हाओ ने इस पूरी जगह का लगभग आधा हिस्सा ढूंढ निकाला था। उसे इस पूरे सफ़र में कोई भी जिंदा चीज़ नहीं मिली, यहाँ तक कि वेस्टर्न डेजर्ट से आए हुए दूसरे कल्टिवेटर्स का भी कोई नामो निशान नहीं था। ये दुनिया बहुत ही छोटी और इसका कोई निश्चित आकार या शेप नहीं था। इसके किनारे आड़े टेढ़े और नुकीले थे और उन किनारों के पार सिर्फ और सिर्फ एक गहरी खाली जगह यानी एक शून्य था। मैंग हाओ इस वक्त एक ऐसे ही किनारे पर खड़ा था। उसके ठीक सामने बिल्कुल अंधेरा था, जो बहुत ही ठंडा और डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरा हर एक चीज़ को निगल जाने के लिए तैयार बैठा हो और उसने इस पूरे इलाके को घेर रखा था। मैंग हाओ ने थोड़ा बड़बड़ाते हुए अपना हाथ उठाया और हवा में एक इशारा किया। पास ही पड़ा एक पत्थर तुरंत हवा में उड़ता हुआ उसके हाथ में आया। उसने उस पत्थर को उस काले अंधेरे की तरफ फेंका, लेकिन जैसे ही वो पत्थर उस अंधेरे से टकराया, वो तुरंत पलटकर मैंग हाओ के हाथ में आ गिरा। जब उसने उस पत्थर को ध्यान से देखा तो वो दंग रह गया। पत्थर का वो हिस्सा जो उस अंधेरे से टकराया था, वो ऐसे कट चुका था जैसे उसे किसी तेज धार चाकू से काटा गया हो। वो हिस्सा बिल्कुल सपाट और चिकना हो चुका था। मैंग हाओ की चिंता और बढ़ गई और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। इस काले अंधेरे से उसे बहुत ही ज़्यादा खतरे का एहसास हो रहा था। वो सोचकर ही कांप उठा कि अगर उसका अपना जिस्म इस अंधेरे से टकरा गया तो उसका क्या हाल होगा। मैंग हाओ ने बोला, कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये रियल्म ऑफ द ब्रिज रूइंस है तो फिर यहाँ सिर्फ मैं ही अकेला क्यों हूँ? और तो और ये जगह ज़रूरत से ज़्यादा छोटी है। इसके अलावा यहाँ वो सेलेस्टियल सॉइल भी नहीं है जिसके बारे में क्रो सोल्जर ट्राइब के ग्रेट फादर ने बताया था। मैंग हाओ ने बोला, उस पुराने शहर के खंडहर के अलावा मुझे यहाँ ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी ट्रेडिंग का कोई भी बचा हुआ हिस्सा नहीं दिखा है। मैंग हाओ एक बार फिर पलटा ताकि वो इस दुनिया की और अच्छे से तलाश कर सके। जब अगला आधा महीना और गुजर गया तो मैंग हाओ का चेहरा बहुत ही गंभीर और मायूस हो चुका था। वो इस दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था और वहाँ मौजूद एक पत्थर के पिलर यानी एक स्टीले को देख रहा था।
वो स्टीले बीच से चटका हुआ था, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं कहलाया जा सकता था। वो काफ़ी हद तक सही सलामत हालत में था और उसकी सतह पर धुंधले तरीके से कुछ बड़े अक्षर लिखे हुए दिख रहे थे। मेंघाओ ने बोला, हारमनी सिटी। उसने ये बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में गहरा सोच विचार था। उसे अचानक उन 8 इमोर्टल्स की याद आई जिन्हें उसने रास्ते में देखा था, और साथ ही उस औरत की भी जिसका नाम डीमोनस ज़िक्शियांग था। मेंघाओ ने बोला, इमॉर्टल डीमन सेक्ट, एक पपेट यानी कठपुतली का रूप धारण करना। डीमोनस ज़िक्शियांग जो एक मौत के पीछे से बचने की कोशिश कर रही है। गहरी सोच में डूबते हुए मेंघाओ वहीं ज़मीन पर पलथी मारकर बैठ गया। मेंघाओ ने बोला, वो डीमोनस ज़िक्शियांग एक सेक्ट से आती है जिसका नाम इमॉर्टल डीमन सेक्ट है। उसने उन 8 इमॉर्टल्स के यंग मास्टर को धोखा देकर उसका खजाना चुरा लिया था। फिर उसने उनके पीछे आने वाले खतरे से बचने के लिए खुद को एक पपेट में बदल लिया। मेंघाओ ने बोला, लेकिन जब वो वहां से भाग गई थी तो फिर वो 8 लोग इतने गुस्से और परेशानी में हमारे पीछे दोबारा क्यों आए? अचानक उसकी आंखों में एक गहरा झटका लगा और वो सब कुछ समझने लगा। मेंघाओ ने बोला, असल में वो भागी ही नहीं थी। उसने अपने उन 8 दुश्मनों को बेवकूफ़ बनाने और उन्हें भटकाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया था। उन लोगों को जल्द ही समझ आ गया था कि कुछ अजीब चल रहा है और वो जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आए। लेकिन अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो शायद उसने कुछ ऐसा किया जो मैं सोच भी नहीं सकता, या फिर शायद वो अपनी खुद की ताकत से इस रेल्म ऑफ द ब्रिज रूइंस में आई हो इसकी तलाश करने के लिए। और आखिरी उम्मीद ये है कि वो असल में हम सब वेस्टर्न डेजर्ट के कल्टीवेटर्स के बीच ही छुपी हुई है। मेंघाओ वहाँ बिल्कुल खामोश और बिना हिले डुले बैठा रहा। वो डीमनस ऐसी ताकत थी जिसके पीछे 8 इमॉर्टल्स पड़े हुए कहलाए जा सकते थे, और साफ था कि उसकी ताकत बहुत ही आला दर्जे की थी। ऐसे किसी इंसान से पंगा लेने का मेंघाओ का कोई इरादा नहीं था। अब इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मेंघाओ ने फैसला किया कि उसे बहुत ही होशियार और चौकन्ना रहना होगा। हालांकि वेस्टर्न डेजर्ट के कल्टीवेटर्स हर जगह बिखर चुके थे, लेकिन उसे अंदर से लग रहा कि उसका तीसरा अंदाज़ा ही बिल्कुल सच है। मेंघाओ ने बोला, वो किसके साथ छुपी होगी? अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहां एक काली परछाई बहुत ही तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो काली परछाई कोई कल्टीवेटर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और विशालकाय पत्थर था। वो पत्थर कम से कम 2000 मीटर चौड़ा था। वो ऊपर से इतनी तेजी से सीटी बजाता हुआ नीचे आ रहा था कि जहां से भी वो गुजर रहा था वहां बिजलियां पैदा हो रही थीं और हवा के चिथड़े उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई बहुत ही भयानक दबाव नीचे गिर रहा हो। वो बहुत ही तेज रफ्तार से नीचे बढ़ रहा था। उसके दबाव की वजह से पूरी ज़मीन कांपने लगी थी। मेंघाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं, और वो जैसे ही पीछे हटने वाला था तभी उसे एहसास हुआ कि वो 2000 मीटर चौड़ा पत्थर असल में उस ज़मीन पर नहीं गिरने वाला जहां वो खड़ा था। असल में उस पत्थर ने एक मोड़ लिया, अपनी दिशा बदली और आसमान के एक दूसरे हिस्से की तरफ निकल गया। मेंघाओ शौक होकर उसे देखता रहा, और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने देखा कि वो विशालकाय पत्थर उस दुनिया के किनारे पर मौजूद काले अंधेरे से जा टकराया। जैसे ही वो टकराया, वो काला अंधेरा जैसे टूट गया और वहाँ एक बहुत बड़ा रास्ता दिखने लगा। वो पत्थर उस रास्ते से होता हुआ अंदर चला गया और फिर गायब हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है। मेंघाओ के पास इस बारे में सोचने का बहुत कम वक्त था। जब वो पत्थर उस काले अंधेरे में गायब हुआ तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिमाग ऐसे चकराने लगा जैसे उसके अंदर बिजलियां कड़क रही हों। उसे अचानक याद आया जब वो ब्रिज ऑफ इंटरनल ट्रेडिंग के पास पहुंच रहा था और उसने उन अलग अलग ब्रिज के पत्थरों के बीच में खाली जगह और धूल मिट्टी को देखा था। मेंघाओ ने बोला, वो 3000 मीटर का पत्थर उन अनंत धूल के टुनकों में से एक था जो मैंने पहले देखा था। ये लगातार उन रास्तों में उड़ते रहते हैं जो ब्रिज ऑफ इंटरनल ट्रेडिंग को बनाने वाले पत्थरों के बीच में होते हैं। मेंघाओ ने बोला, इसका मतलब मैं पक्का ब्रिज ऑफ इंटरनल ट्रेडिंग पर ही हूँ। जिस साल ये टूटा था ये अनंत टुकड़ों में बिखर गया था। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो फिर अकेला रास्ता इस उड़ते हुए पत्थर की मदद से ही मिलेगा। इस नई समझ के आते ही उसका दिमाग घूम गया। उसने एक गहरी सांस ली और शांति से वहाँ बैठकर इंतजार करने लगा। वक्त बीतता गया। मेंघाओ की समझ के मुताबिक इस जगह पर वक्त बाहर की दुनिया के मुकाबले अलग तरीके से गुजरता है। अगर बाहर महीने या साल गुजर रहे होते तो ये एक ऐसी बात थी जिसे यहाँ आने वाले कल्टीवेटर्स छुपा नहीं सकते थे, और तो और क्रो सोल्जर के ग्रेट फादर इस बात को बताना कभी नहीं भूलते। 3 महीने गुजर गए और इस दौरान मेंघाओ ने 6 बड़े पत्थरों को आते जाते देखा। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि बहुत ध्यान से देखा कि उन पत्थरों के साथ क्या होता है जब वो उस काले अंधेरे से टकराते हैं। आखिरकार एक दिन एक ऐसा पत्थर पास आया जो लगभग 2000 मीटर चौड़ा था। जब ये खास पत्थर सामने आया तो मेंघाओ ने गहरी सांस ली। उसका जिस्म अचानक वहां से गायब हो गया
और जब वो दोबारा दिखा तो वो हवा में था और उसने उस तेज रफ्तार से उड़ते हुए पत्थर पर अपना कदम रख दिया था। जैसे ही उसने उस पत्थर पर पैर रखा, मेंगहाओ को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई खौफनाक ताकत उसके जिस्म के चीथड़े उड़ाने के लिए तैयार खड़ी हो। उसने अपनी कल्टीवेशन बेस को तेजी से घुमाया और उसके 3 टोटम्स की चमक बाहर निकल आई। इस तरह से वो खुद को एक जगह टिकाए रखने में कामयाब रहा। वो तुरंत वहां पलथी मारकर बैठ गया और बिल्कुल सामने देखने लगा। पत्थर बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। पलकों के झपकते ही वो जमीन के ऊपर से गुजर गया। लगभग 10 सांसों के चलने जितने वक्त में वो उस काले अंधेरे के पास पहुंच गया। मेंगहाओ का दिल धड़क रहा था। ये कदम एक जुआ था। हालांकि बाकी सभी पत्थरों को ध्यान से देखने के बाद उसे खुद पर पूरा भरोसा था। एक पल में पत्थर उस काले अंधेरे के ऊपर था। वो उससे टकराया, जिससे उस अंधेरे में एक दरार पड़ गई। एक रास्ता बन गया जिसे पार करके वो आगे बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, मेंगहाओ ने अपनी सांस को संभाला और पूरा ध्यान लगाया। उस पत्थर के ऊपर बैठना बहुत ही डरावना लग रहा था, लेकिन असल में ये खतरनाक नहीं था। अब वो उस काले अंधेरे के बीच में था। जैसे ही वो उस अंधेरे में दाखिल हुआ, मेंगहाओ को अचानक एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जो रूह को भी जमा सकती थी। मेंगहाओ ने तेजी से अपनी कल्टीवेशन बेस को घुमाना शुरू किया ताकि ये ठंड की वजह से जान न गवा बैठे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने चारों तरफ देखा। वो अंधेरा कभी ना खत्म होने वाला लग रहा था। हालांकि वो यहाँ वहाँ उड़ती हुई अलग अलग रंग की रोशनी की किरणें देख पा रहा था। उनमें से हर एक रोशनी की किरण असल में एक बहुत बड़ा पत्थर थी। मेंगहाओ ने बोला, ये तरीका बहुत बेहतर काम करेगा। इस रियल्म ऑफ द ब्रिज रूइंस में ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग के बचे हुए हिस्से हैं। जो लोग यहाँ आते हैं वो इन्हीं पत्थरों के सहारे ब्रिज ऑफ इमॉर्टल ट्रेडिंग के उन टुकड़ों के बीच आते जाते हैं। ठंड की वजह से उसका जिस्म कांपने लगा था। उसने अपनी कल्टीवेशन बेस को घुमाया, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था। उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो गया था। आंखों में चमक लिए उसने अपने फायर टोटम की ताकत को जगाया, जिससे उसका जिस्म ठंड से पूरी तरह से जमने से बच गया। इसके बावजूद उसकी त्वचा पर बर्फ की एक परत जम गई थी। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का कोई स्टैचू हो। मेंगहाओ ने बोला, इस तरीके से मैं थोड़ी और देर तक यहाँ टिक पाऊंगा। शुक्र है मेरे पास एवर बर्निंग फ्लेम है, वरना ठंड से बचाने वाली चीज़ों के बिना यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन होता। उसके आसपास ठंड और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेंगहाओ वहाँ बिना हिले डुले बैठा रहा ताकि उसके जिस्म की गर्मी बाहर न निकल सके और उसकी जान बची रहे। वक्त गुजरता गया। मेंगहाओ को नहीं पता था कि वो पत्थर उसे इस अंधेरी दुनिया में कितनी दूर तक लेकर आया था। अचानक दूर एक लगभग 1000 मीटर बड़ा पत्थर दिखाई दिया। जिस तरह से वो सीटी बजाता हुआ आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मेंगहाओ और उसके पत्थर के बिल्कुल पास से होकर गुजरेगा। जैसे जैसे दोनों पत्थर एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक आदमी ने बोला, तो मुझे कोई ऐसा मिल ही गया जो ठंड से बचने का कोई खजाना लेकर नहीं आया। क्या किस्मत है मेरी। ये आवाज़ एक मर्द की थी, और जैसे ही वो दूसरा पत्थर पास आया तो मेंगहाओ को एहसास हुआ कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उस पत्थर पर पलथी मारकर बैठा मेडिटेशन कर रहा था। उसकी कल्टीवेशन बेस अर्ली नैसेंट स्टेज पर थी और उसके जिस्म पर टोटम के टैटू चमक रहे थे। उसके माथे पर एक सुनहरे रंग का टोटम टैटू था जो एक शेर जैसा दिखता था। वो 5 सफ़ेद पत्थरों से घिरा हुआ था जो एक ढाल बना रहे थे, जिसमें उस आदमी को घेर लिया था और ठंड से बचा रहा था। जैसे ही उस आदमी की आवाज़ गूंजी, उसने अपने होंठ चाटते हुए देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, और जैसे ही उसका पत्थर मेंगहाओ के पत्थर के पास पहुंचा, वो आदमी अचानक खड़ा हो गया। वो वहां से गायब हुआ, और जब वो दोबारा दिखा तो वो मेंगहाओ पे पत्थर पर खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और एक सुनहरे रंग का शेर जिस्म से बाहर निकल आया। वो शेर दहाड़ता हुआ मेंगहाओ के ऊपर कूद पड़ा। उस आदमी ने बोला, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे इस दुख को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूं, और फिर मुझ शुए के रास्ते से एक प्रतिद्वंदी कम हो जाएगा और मेरी कामयाबी के मौके और बढ़ जाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, और कल का वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जो लोग चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ठोक देना।